मेरा क्ष ऐसे आता है। जाओ भैया कुल्फी खाओ। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है और आप खुदरंग देख रहे हैं। क्या आरएसएस अपने स्वयं सेवकों को बम बनाने की ट्रेनिंग देता है? क्या आरएसएस के लोग साल 2000 के दशक के इर्द गिर्द बम धमाकों में उनकी संलिप्तता थी? ये सवाल इसलिए बहुत मौजूद और गंभीर हैं क्योंकि ये सवाल, ये आरोप किसी और ने नहीं, खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक ने लगाए हैं। न सिर्फ आरोप लगाए हैं बल्कि कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, इन तीनों ही संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। पूरी खबर, पूरी तस्वीर अभी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उधर गंदगी फैलाता हुआ भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद, एक नेता, नरेंद्र मोदी का बेहद करीबी, उसने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के खिलाफ कुछ तस्वीरों को शेयर करते हुए अनर्गल प्रलाप करना शुरू किया। विदेश में बैठे एक हिंदुस्तानी ने भारतीय जनता पार्टी के उस सांसद को, जिनका नाम गिरिराज सिंह है, उनको कायदे से नंगा कर दिया और ऐसा जवाब दिया। उसके बाद गिरिराज सिंह ढूंढे नहीं मिल रहे, कहां गए। बेसिकली राहुल गांधी को लेकर के उस तस्वीर में, जिस तरीके से उस तस्वीर में महिला, बच्चे, सब लोग थे और जिस अंदाज में वो पोस्ट की गई, उससे दो बातें साफ होती हैं कि पहली तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सोच कितनी नीचली है, कितनी गंदी है, और दूसरी ये कि गिरिराज सिंह के मगज में भरी हुई जो गंदगी है वो सामने वाले को कैसे देखती है, कैसे ऑब्जर्व करती है, ये भी दर्शाती। अभी वो तस्वीरें आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर एक जोरदार हंटर चलाया है। यह हंटर कांवड़ यात्रा के मद्देनजर बंद की गई मीट की दुकानों को लेकर के है। वो तस्वीर भी झारखंड में प्रोटेस्ट के बाद किस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया, उसके लाइव सबूत आपको दिखाऊंगा। अभिजीत दीपके कौन सा नया कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं जिसकी वजह से अब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और बुरी तरीके से बौखला सकती हैं, वो तस्वीर और रूबिका लियाकत का एक कारनामा आपको दिखाऊंगा। चलते चलते बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत आप द वायर की इस खबर से करिए। आरएसएस के पूर्व कार्यकर्ता नहीं, प्रचारक यशवंत सहदेव शिंदे ने कर्नाटक के गृह मंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख करके मांग की है कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जैसे संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए और साल 2000 का जो दशक था उसमें जो देश के अलग अलग हिस्सों में धमाके हुए, ब्लास्ट हुए, उन धमाकों में संघ के नेताओं से पूछताछ की जाए और उस पूछताछ के आधार पर अगर आरोप तय होते हैं तो उनकी गिरफ्तारियां की जाए। यह सब कुछ कहा गया है, ये आरोप लगाए गए हैं। पूरी खबर मैं आपको बताता हूं। अब जरा ये देखिए, अपने पत्र में शिंदे ने क्या कहा। अपने पत्र में शिंदे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार और विश्व हिंदू परिषद के महासचिव मिलिंद परांडे समेत कई नेताओं पर आरोप लगाते हुए यह कहा है कि साल 2000 के दशक में देश में अलग अलग हिस्सों में सिलसिलेवार विस्फोटों में उनकी कथित भूमिका की जांच की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अगस्त की शुरुआत में भेजा गया शिंदे का यह पत्र कई वर्षों से चले आ रहे अभियान की ताजा कड़ी है बताया जा रहा है, जिसमें साल 2000 के दशक में हुए कई विस्फोटों में हिंदुत्ववादी दक्षिण पंथ से जुड़े लोगों की कथित भूमिका के आरोप लगाते रहे हैं। इन मामलों की अदालतों और जांच एजेंसियों द्वारा जांच की गई थी, लेकिन आखिरकार आरोपियों को बरी कर दिया गया। शिंदे बता रहे हैं कि साल 1990 में जब वो पूर्णकालिक आरएसएस के सदस्य थे, उनका कहना है कि संगठन से उनका संबंध तब खत्म हुआ जब कथित तौर पर उन्हें बम बनाने का प्रशिक्षण देने वाली टीम में शामिल होने के लिए कहा गया। तो अब सवाल यह है कि क्या आरएसएस में
बम बनाने का एक पूरा का पूरा दस्ता है, पूरी पूरी टीम है जो काम करती है, अगर इनकी माने, क्योंकि ये आरोप लगा रहे हैं और ये स्वयं आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में सीबीआई की विशेष अदालत के सामने दिए गए हलफनामे में शिंदे ने इस बात का भी दावा किया है कि उन्होंने ऐसी बैठकों में हिस्सा लिया जिनमें आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के सदस्य, जिनमें वर्तमान वीएचपी महासचिव मिलिंद परांडे भी शामिल थे, उन्होंने देश में सिलसिलेवार बम धमाकों व विस्फोटकों की कथित योजना बनाई। अपने हलफनामे में शिंदे ने दावा किया कि 2003 में परांडे के मार्गदर्शन में करीब 20 लोगों के साथ उन्हें बम बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था। यह बाकायदा हलफनामे में है, जो सीबीआई के सामने जो हलफनामा दिया गया उसमें आरएसएस के प्रचारक, पूर्व प्रचारक का यह हलफनामा है। आगे कहा गया कि हलफनामा अप्रैल 2006 के नांदेड़ विस्फोट मामले की उस समय चला रही सुनवाई के दौरान दाखिल किया गया। इस घटना में कथित आरएसएस कार्यकर्ता लक्ष्मण राज कोंडारवार के घर हुए विस्फोट में उनके बेटे नरेश और एक अन्य व्यक्ति हिमांशु पानसे की मौत हुई थी। हिमांशु पानसे के बारे में बताया गया कि वो वही से जुड़ा हुआ था। सीबीआई ने इसे बम तैयार करने की कार्रवाई बताया था और आशंका जताई थी कि इसका उद्देश्य औरंगाबाद में किसी मस्जिद को निशाना बनाना हो सकता है, यह सीबीआई ने कहा था। तो सोचिए आरएसएस का जो गेम है वो कितना बड़ा है और सीधे तौर पर यह आरोप लग रहे हैं। एक खबर। दूसरी खबर जुड़ी हुई है राहुल गांधी के ऊपर किए गए एक घटिया, गटर छाप और बेहद शर्मनाक ट्वीट और तस्वीर को लेकर के। गिरिराज सिंह सांसद हैं और यह तस्वीर उन्होंने शेयर की थी। राहुल गांधी की यह तस्वीर, इसमें एक महिला है, एक बच्चा है और एक व्यक्ति है। 4 लोग हैं। कहीं पानी में है, रिवर है, समंदर है, क्या है नहीं समझ में आ रहा है। गिरिराज सिंह ने लिखा कि राहुल जी, यह तस्वीर कहां की है, कब की है और आपके साथ ये कौन कौन लोग हैं, मुझे जानने की उत्सुकता है। तो गिरिराज सिंह को यह जानने की उत्सुकता थी। उत्सुकता के पीछे का इनका गटर छाप दिमाग भी आप समझ गए होंगे। अवी डांडिया बड़े हीरा कारोबारी हैं, ये विदेश में रहते हैं, अच्छी पकड़ और पहुंच वाले हैं। इन्होंने गिरिराज सिंह के इस ट्वीट को इतना बुरी तरीके से नचा करके थप्पड़ जड़ा है कि गिरिराज सिंह गायब है उस समय से। देखिए जरा, अभी डांडिया इस गिरिराज सिंह को टैग करके लिखते हैं कि यह तस्वीर लेक रॉबर्ट्स टेक्सास की है। बाजू में बैठा बच्चा मेरे दोस्त रवि का बेटा आर्यमन है। उसके बगल में बैठी महिला रवि की बीवी शबनम है। और कुछ गिरिराज सिंह जी, अब आप पता कर लें कि यह सही है या नहीं। अभी डांडिया ने गिरिराज सिंह को सोशल मीडिया पर शरेआम नंगा कर दिया, नंगा। लेकिन बेशर्मी की पराकाष्ठा पार करता हुआ यह शख्स इस पर एक लफ्ज नहीं बोला। सीजेपी के जो पदाधिकारी हैं सौरभ दास, उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा, ये ट्वीट है सौरभ दास ने जो ट्वीट किया। उसमें क्या सौरभ दास ने कहा है, मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बताने की कोशिश करता हूं। सौरभ दास लिखते हैं कि यह इन लोगों की एकमात्र सस्ती और घटिया रणनीति है, दूसरे की निजी जिंदगी में बेशर्मी से ताक झांक करना, इधर उधर की अफवाहों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और तीसरे दर्जे का विवाद खड़ा करना। बस यही इनके पास बचा है, बेहद घिनौना और शर्मनाक। इन लोगों को यह जानने की जो तथाकथित उत्सुकता है, ये लोग कौन है। असल में वो दूसरों की निजी जिंदगी में को लेकर के एक घटिया जुनून है। ये सिर्फ आपकी विकृत मानसिकता, आपका गटर लेवल सोच और उस शर्मनाक तीसरे दर्जे की बुद्धि को उजागर करता है। यह सौरभ दास ने लिखा। उधर दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश से कांवड़ यात्रा उत्तराखंड की ओर गुजर रही जा रही है, उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार, पुलिस प्रशासन और उसके अधिकारियों को एक नोटिस जारी कर दिया है और तलब किया है। हुआ क्या, अमरोहा में लगभग 30 दुकानें होंगी नॉनवेज की, उनको बंद कर दिया। कोतवाल ने आदेश दिलवा करके बंद कर दिया। जरा ये खबर देखिए आज तक की। अमरोहा में 21 मीट की दुकानों को 30 दिनों तक बंद रखने के लिए पुलिस ने नोटिस
का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने अमरोहा के शहर कोतवाल, प्रमुख सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता नासिर फारूक का कहना है कि दुकानों के बंद होने से छोटे व्यापारियों और उनके परिवार वालों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कांवड़ यात्रा मार्ग तक ही कार्रवाई सीमित रखने की मांग की है। ये पूरा लफ्ज़ हुआ। इस पर वसीम अकरम त्यागी देखिए क्या लिख रहे हैं। वसीम लिख रहे हैं कि इसी उत्तर प्रदेश में जोमेटो है, ब्लिंकिट है आदि पर नॉनवेज उपलब्ध है। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि छोटे दुकानदारों की कमर तोड़नी है और बड़े एकमात्र दुकानदार को मुनाफा ही मुनाफा देना है? ध्यान रहे कि नॉनवेज बहुत बड़ा बाजार है, बहुत ज्यादा ग्राहक हैं, लेकिन यूपी में पुलिस प्रशासन अपनी मनमानी के चलते कभी सावन में नॉनवेज की दुकानें बंद करा देता है, कभी नवरात्रों में हवाला देकर के दुकानें बंद करा देता है। बरेली में तो हद ही हो गई। प्रशासन ने 2 दिन के भीतर उन दुकानों पर बुलडोजर चला दिया जिनमें बिरयानी बिक रही थी। उन दुकानों का गुनाह यह था कि वो दुकानें कावन रूट पर पड़ रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन मामलों का संज्ञान भी लेना चाहिए। लोकतंत्र को संविधान के बजाय ऊपरी आदेश से चलाने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। एकदम सही बात है। लेकिन क्या अदालतें अपना काम ईमानदारी से कर रही हैं? क्योंकि सवाल तो अदालतों पर भी है। अभी कॉलेजियम ने 4 जजों की नियुक्ति की है। इन जजों में सारे के सारे सवालों को भर दिया गया है। ये देखिए जरा, ये कॉलेजियम का जो जज बनाए गए हैं। कामेश्वर राव हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में थे, अब ये पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए हैं। रविंद्र चुग हैं, ये बॉम्बे में कलकत्ता हाई कोर्ट के बन गए। महेश चंद्र त्रिपाठी हैं, ये इलाहाबाद में थे और बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बन गए। प्रतीक पटेल लिख रहे हैं, कॉलेजियम की मीटिंग हुई, 4 जजों की नियुक्ति की बात हुई। 10% आबादी के 4 जजों की नियुक्ति हो गई, लेकिन इसमें से 90% की आबादी से एक भी योग्य व्यक्ति नहीं मिला। जब न्यायपालिका के चुनाव में ही अन्याय है, तब देश की 100 करोड़ से अधिक आबादी को कहां उचित न्याय मिलेगा? उधर झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने किस तरीके से बेरहमी से लाठीचार्ज किया है छात्रों पर, प्रोटेस्टर्स पर, उसको न्यूज पिंच के अभिनव पांडे ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और लाइव सबूत दिखाने की कोशिश की है। क्रेडिट के साथ एक छोटा सा हिस्सा देखिए, ये जो आप स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं, ये अभिनव पांडे ने वीडियो शेयर किया। इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, बताया गया कि रात के अंधेरे में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और बर्बरता का ऑन कैमरा सबूत। बिना महिला पुलिस के छात्राओं को मारा गया है, आक्रोश चरम पर है, ये बात कही गई है और छात्र जो है कह भी रहे हैं। उधर संघियों ने किस तरीके से इसमें अपने चिंटुओं को घुसेड़ा और हथियारों के साथ गुलेल वगैरह लेकर के घुसेड़ा है, वो आदमी पकड़ा गया। ये भी जरा वीडियो देखिए, छोटा सा हिस्सा। तो देखिए ये किस तरीके से गुलेल लेकर आया। ये आदमी हेलमेट पहन करके आया ताकि इसके सिर को कुछ ना हो और दूसरे के सिर को गुलेल से फोड़ दे। ये देखिए, इसकी उम्र देख लीजिए, ये 40-45 साल का आदमी ये छात्र आंदोलन में क्या कर रहा है। उधर अभिजीत दीपके ने सरकार के सामने एक और संकट खड़ा कर दिया। अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया है कि 15 अगस्त से वो देशव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं। जो पूरे देश के प्राथमिक स्कूल हैं, उनमें जो अव्यवस्थाएं हैं, उनमें जो अध्यापकों की कमी है, उनमें जो टीचर्स स्टाफ की कमी है, उसमें जो छात्रों के पठन पाठन की जो अव्यवस्था है, उसके खिलाफ वो आंदोलन करने जा रहे हैं, अभियान छेड़ने जा रहे हैं। वो लोगों से कह रहे हैं कि अपने अपने स्कूल के वीडियोस जो है हमारे पास भेजो। क्या कह रहे हैं, सुनो जरा। इस 15 अगस्त को अगर हमको किसी चीज पर ध्यान देना चाहिए, एक नई शुरुआत अगर करनी चाहिए, तो वो शुरुआत हमारे सरकारी स्कूलों को ठीक करके करनी चाहिए। और इसके लिए मैं खुद अपने गांव हिंगोली जाकर वहाँ के सरपंच से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप गांव का स्कूल ठीक करिए। और उसके साथ साथ जितने भी सरपंच ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से अपील करता हूँ कि एक चांस है हम लोगों के पास अब कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का। अच्छा, अब बात रूबिका लियाकत की कर लेते हैं। रूबिका लियाकत का क्षा कैसे बनता है आपने देख ही लिया होगा। लोगों ने बताया कि मैडम पाठशाला चला रही हैं और इनको क्षा लिखना नहीं आता, तो मैडम हो गई आग बबूला, बिलबिलाने लगी। होता क्या है, जब जड़ों में जाहिलियत पड़ी हो तो आप जब बड़े हो जाते हैं तो उसका खामियाजा आपको आखिर तक भुगतना पड़ता है। मतलब आपने अगर गलत पढ़ा है तो अनपढ़ से ज्यादा खतरनाक है।
वही स्थिति रूबिका के साथ है। रूबिका को श्री औरक्षा दोनों में फर्क ही नहीं पता। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, और ये आई थी कितनी ठसक के साथ, कितनी ऐंठन और बर्रन के साथ आई हुई थी, और उसके बाद किस तरीके से टीचर्स ने और पत्रकार नवीन कुमार ने इनको ट्रोल किया है, वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा। पहले ये देखिए। जाओ भैया कुल्फी खाओ। तो जाओ भैया कुल्फी खाओ, क्या फर्क पड़ता है? हम तो ऐसे लिखेंगे, हम का को गा लिखेंगे, हम शाह को मां लिखेंगे, हमने तो यही पढ़ा है। तो ये बेसिकली बेशर्मी, जाहिलियत और एक तरीके से जिद्दी पने की पराकाष्ठा है, और इसका पूरा का पूरा समुच्चय है अपने आप में रूबिका लियाकत। खैर, अब इस पर नवीन कुमार ने कैसे रूबिका लियाकत को समझाने की कोशिश की है, वो आप देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये का है? नहीं सर ये ना है। अरे ये कुल्फी खाओ तुम, ये का है? मेरा का ऐसे ही गिरता है। कर लो जो करना है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।